हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इस लेक्चर में देखेंगे कुछ अच्छे प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं सभी का अध्ययन, और वो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से उनको जो भी प्रश्न जटिल के रूप में या कठिन रूप में आते हैं उनको आसान बना लें। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का बारी बारी से एक एक क्रम के अनुसार हम यहाँ पर अध्ययन कराएंगे। अध्ययन का मतलब आपको समझना है, समझने के साथ आपको नोट्स भी बनाना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को लगाइए तो यहाँ से आप पहले प्रश्न को आप लिख लीजिए, उसके बाद में सल्यूशन कराएंगे। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके सल्यूशन आप खुद पहले से कर सकते हैं, उसके बाद में आप हमारे आंसर से मिला सकते हैं। इससे क्या है, आपका आंसर सही होने लगेगा तो आपको भी एक अलग प्रकार से अंदर से एनर्जी मिलेगी। तो इससे दिमाग जो है वो पॉजिटिविटी में हो जाता है। यहाँ पर हमने प्रश्नों की श्रृंखला 1 से 8 तक लिखा है, तो 1 से शुरू करेंगे और अंत तक करते जाएंगे। और अभी भी कुछ क्वेश्चन और भी हैं तो उनको अभी बाद में कर लिया जाएगा। पहले हम लोग जो है अपने हल पहले पर चलते हैं। जरूरी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जितने सूत्र होते हैं वो सभी सूत्र पता हों, उसके साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चरों में देखा होगा अलग अलग सूत्रों पर अलग अलग जो है लेक्चर लिए गए हैं। जैसे आपका आवेश का क्वांटीकरण है, Q बराबर NE पर एक अलग से वीडियो बनाया गया है। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अलग वीडियो बनाया गया है। कूलाम के नियम पर जो न्यूमेरिकल का है वो भी अलग है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, वैद्युत द्विध्रुव हुआ, बलयुग्म का आघूर्ण हो गया। तो इन सभी पर अलग अलग टॉपिकों पर आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं जिससे आप एकदम आसानी तरीके से उसको समझ सकें। अब थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं। लेवल को बढ़ाएंगे तो यहाँ आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। हालांकि ये सभी सॉल्यूशन में बहुत ईजी होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो एक एक प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, मान को निकालेंगे, देखेंगे कौन सा सूत्र यूज हो रहा है, उस सूत्र को रखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे, तुरंत ही आपका जो है वह आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर देखिए लिखा गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जैसे कहा है हम लोग थोड़ा सा जिसमें आवश्यकता होगी फिगर के बनाने की तो फिगर के माध्यम से समझते चलेंगे, इससे चीजें और भी अच्छी हो जाती हैं। चलिए, तो कहाँ है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जा रहा है। और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं परंतु इनकी जो प्रकृति है वह अलग अलग होती है। तो आप एक सिरे पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश रख दीजिए, दूसरे वाले सिरे पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश रख दीजिए, और ये दोनों आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कहा द्विध्रुव के ध्रुव से, द्विध्रुव का ध्रुव अर्थात ये मध्य बिंदु ही उसका ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु को ध्रुव मान लिया गया है क्योंकि यहीं से ही दूरी ली जाती है, नहीं तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये द्विध्रुव बहुत बड़े आकार में नहीं है, छोटे आकार में है, 1 सेंटीमीटर। अब आप 1 सेंटीमीटर मापेंगे बहुत छोटा सा होगा, तो इसीलिए यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक आप यहाँ पर बिंदु मान लीजिए P, और इसी बिंदु P पर ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए मान हम लोग निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव जब भी निकाला जाएगा या वैद्युत द्विध्रुव का जब भी आवेश लिया जाता है तो उसमें से केवल
एक आवेश लेंगे और उसका परिमाण लिया जाएगा, उसमें चिन्ह को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ आपको मिल गया सीधे Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, और आपको बताए हैं कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा कराइए, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। इसके बाद में आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये जो द्विध्रुव की लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब है वह मान 2L का होगा, और आपको मिल जाएगा यहाँ से 2L बराबर 1 सेंटीमीटर। इनको भी बदलिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुणा कराया जाता है। चलिए 2 मान तो मिल गया। अब इसके बाद द्विध्रुव के ध्रुव से जो दूरी 1 मीटर की है वह R का मान दिया गया है, R बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और आपको E का मान ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको दिमाग में अपने लाइए, और लाने के बाद ये सोचिए कि उसमें जो भी संकेत आ रहे हैं क्या सभी संकेतों का मान यहाँ पर मिल गया है, और उसको उसमें रखने के बाद क्या हम सॉल्यूशन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप उसमें देखेंगे सूत्र में कि वहां पर P का यूज भी हुआ है, और P आपका कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और जब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बाद P का आया है तो पहले हम लोग P का मान निकालेंगे, और P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L। Q का मान आप रखिए 2 गुणे 10 के पावर -6, और यहाँ पर आपको मिलेगा, चलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6 2 माइक्रोकूलाम गुणे 2L। 2L का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर मिलेगा 1 गुणे 10 के पावर -2, क्योंकि मीटर वाला मान लिया जाता है। गुणा कराइए, 2 1 NM आएगा 2, 10 के पावर -6 10 के पावर -2 मिल करके 10 के पावर -8 कूलाम मीटर। ये आपको P का मान मिल गया। हालांकि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बटे में R³। चलिए मान रख लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे P का मान यहाँ मिलेगा 2 गुणे 10 के पावर -8। R³ दिया गया है, तो R³ का मतलब R का मान आप देखिए क्या लिखा है, सॉरी R का मान क्वेश्चन मार्क दिया था जबकि 1 मीटर दिया गया है। तो R³ आप करेंगे तो 1 का क्यूब मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 9 का गुणा 2 में कराइए, 9 दूना 18, फिर 18 का इसमें करा दीजिए, 18 दूना 36, तो यहाँ आपको मिलेगा 36 गुणे में 10 के पावर, यहाँ से आप देखेंगे 9 में से 8 घटेगा, तो 9 में से 8 जब घटाएंगे तो 10 के पावर केवल 1 बचेगा, और 1 का क्यूब आप करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 36 में भाग दीजिए तो E बराबर आपको मिल जाएगा सीधे यहाँ पर 36 गुणे 10 के पावर 1। आपको जानकारी है या आपको बताए हैं हम कि 10 यहाँ दशमलव जो रहता है संख्या के सबसे दाहिनी ओर रहता है, इसको बाईं ओर आप लाएंगे पावर में वृद्धि होगी, तो जितना अंक लाएंगे उतना पावर में जोड़ेंगे, आएगा 3.6 गुणे 10 के पावर, इस 1 में 1 जोड़ दीजिए, E बराबर आपको मिलेगा 3.6 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। यह आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में फिगर बन रहा था, बना लिए, Q का मान लिख लिए 2 माइक्रोकूलाम, मतलब जो भी दिया था सभी के मानों को लिख लिए थे। यहाँ हालांकि R बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया था, हालांकि वहाँ पर R का मान 1 मीटर दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे
अब इसके बाद में चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए आप तब तक पढ़िए, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे मान निकालने में गलतियां ना हो, तो आपका जो आंसर होगा वह एकदम अच्छे तरीके से आएगा। दिया गया है दो द्विध्रुव जिनके आघूर्ण P एवं 64 P हैं। चलिए कहा है दो आघूर्ण बनाइए पहले, तो जैसे जैसे कहा है वैसे काम करते चलेंगे। इसमें दो आघूर्ण आप बनाइए, वही द्विध्रुव की बात ये कर रहा है, तो आप एक आघूर्ण या एक द्विध्रुव आप इस प्रकार से यहाँ बना दीजिए और एक द्विध्रुव आघूर्ण को आप यहाँ बना दीजिए। चलिए दो आपके जो हैं द्विध्रुव आघूर्ण हो गए, इनके आघूर्ण P और 64 P हैं, इसका P है और इसका जो दिया गया है वह 64 P है। किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हैं। विपरीत दिशा में मतलब एक आगे है तो दूसरा पीछे की ओर है। अब ये भी कहा ध्रुव से किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर है, ध्रुव नहीं है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इनकी दूरी जो लेते हैं वह इनके मध्य बिंदु से लेते हैं ध्रुव से, तो यहाँ से दूरी जब लेंगे इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगा वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा इनके मध्य, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, इनके मध्य में, अर्थात जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है इनके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 दिया गया है। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु एक P है और इस P बिंदु पर जो तीव्रता E का मान है वो 0 है, और ये भी बताया है दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए तीव्रता जो है अलग अलग दिशाओं में होगी। फिर कहा गया है तो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण P है इससे यह बिंदु कितना दूरी पर है, तो इसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आप P से जो E वाला 0 हुआ है तीव्रता P बिंदु, उसकी दूरी जो है x हो जाए। जब ये दूरी x हो जाएगी तो इधर की दूरी आपको मिलेगा 25 माइनस x हो जाएगा। चलिए मान निकालते हैं। आपको यहाँ पर दो दो द्विध्रुव आघूर्ण मिले हैं, पहले को आप कह दीजिए P1, तो ये आपका हो जाएगा P1 बराबर P, और दूसरे के लिए आप कह दीजिए P2 बराबर हो जाएगा 64 P। इसी प्रकार से आप पहले वाले से यहाँ बिंदु P तक दूरी, ये P जो आपका बनाए कैपिटल P है, याद रखिएगा, तो पहले यहाँ द्विध्रुव से इसकी दूरी आपका दिया गया है x, तो इसको कह दीजिए R1 बराबर x, और R2 बराबर जो दिया गया है 25 माइनस x है। चलिए इतना तो आपको जानकारी हो गया। अब ये आप सोचेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अक्षीय स्थिति में ऐसे मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वह अक्षीय स्थिति के लिए, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो जब ये तीव्रता 0 होगी इसका मतलब है इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता का मान जो है समान होगा। तो कहने से तात्पर्य ये है कि EA बराबर यहाँ लिख सकते हैं EB, अर्थात इसको A मान ले इसको B मान ले, तब EA बराबर EB, अर्थात पहले द्विध्रुव के कारण इस पर तीव्रता और दूसरे द्विध्रुव के कारण इस पर तीव्रता का जो मान है वह समान होगा। EA के लिए सूत्र बनाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P1 बटे में R1 क्यूब बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P2 बटे में R2 क्यूब। तो जो ये अक्षीय स्थिति है इसी के सूत्र को हमने लगाया है, और चूंकि P1 और R1 अलग अलग हैं, P2 R2 भी अलग अलग है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग 1 2 में बदल दिया सूत्र को। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के बाद
अब ये देखेंगे कि जो ये 2 है ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। P1 का मान आपको मिला है P बटे में R1 क्यूब, R1 क्यूब का मतलब है x क्यूब बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे P2, P2 का मतलब हो जाएगा 64P बटे में R2 क्यूब, R2 क्यूब का मतलब है 25 माइनस x का होल क्यूब। चलिए तो इतना आपको मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं P से P भी कैंसिल होगा, मिलेगा 1 बटे में x क्यूब बराबर, सॉरी स्क्वायर लग गया, क्यूब है 64 बटे में 25 माइनस x का क्यूब। अब आप क्या करिए, सबका क्यूब बना लीजिए। तो यहाँ ये आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे x का होल क्यूब बराबर 64 जो है 4 का क्यूब है, तो लिख सकते हैं 4 बटे में 25 माइनस x का होल क्यूब। क्यूब क्यूब दोनों ओर है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 बटे में x बराबर 4 बटे में 25 माइनस x। तो ये गुणा कराइए, 4 का गुणा x में कराएंगे 4x आएगा, 1 का गुणा 25 में आएगा 25, माइनस 1 का गुणा x में x, तो आएगा यहाँ 4x माइनस x को पक्षांतर करिए प्लस x हो जाएगा, बराबर मिलेगा 25। जोड़ दीजिए दोनों को, आएगा 5x बराबर 25 और x बराबर मिलेगा 25 बटे में 5, कट गया तो x बराबर आ गया 5। अब ये x का मान आया और यही पूछा भी है पहले वाले से बिंदु P के बीच की दूरी, वही पूछा है। आप देखेंगे P से, अब P से बिंदु की दूरी, तो यहाँ लिख लेंगे P से बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर, यही आपका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो आप पहले यहाँ जो फिगर बना है, चलिए उत्तर आपका मीटर में या सेंटीमीटर में देखेंगे हम लोग एक बार। तो ये जो है सेंटीमीटर में मान दिया है, तो आप उत्तर भी सेंटीमीटर में ही रखिए। चलिए 2 सॉल्व करा दिया गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अब आप तीसरे प्रश्न की ओर चलिए और देखिए क्या चीज दिया है, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। चलिए देखा जाए तो दिया है 2 बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो चलिए इतने को हम लोग बना लेते हैं। कहा है 2 बिंदु आवेश हैं, तो 2 बिंदु आवेश दिया गया है। एक बिंदु आवेश मानिए यहाँ पर हो, दूसरा बिंदु आवेश आप यहाँ पर मान लीजिए, और दोनों में कहा है एक आपका प्लस 9e है और दूसरा आवेश दिया गया है प्लस e। कहा 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच में जो दूरी दिया गया है वह 16 सेंटीमीटर का। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न को, कहा है इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक आपको रखना पड़ेगा आवेश, ठीक, और ये भी जानना है कि उस आवेश के लिए संतुलन की स्थिति भी बनी रहे। चलिए तो यहाँ पर बीच में कहीं आवेश रखना पड़ेगा, और यह बिंदु मान लीजिए आप ए मानते हैं इनको, इनको बी मानते हैं, इनको सी, और सी पर ही सी बिंदु पर आपको आवेश क्यों रखना है, इसको सी बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक नियम को जान लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हो सकता है कि एक आवेश आपका प्लस में है, दूसरा आवेश माइनस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चलिए तो ये बल है, दोनों आवेश यदि आपके धनात्मक होंगे तो उनके बीच में जो बल लगेगा वह जो है हो जाएगा प्रतिकर्षण का। यदि एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तो ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा वह आकर्षण का होगा। तो चलिए यहाँ पर जो मध्य बिंदु ये माना गया है,
इसके लिए हम पहले वाले आवेश से दूरी मान लेते हैं x हो जाए। कि मान लीजिए पहले आवेश से q तक की दूरी x, तो इस दूसरे के लिए दूरी हो जाएगा 16 माइनस x मिलेगा। अब संतुलन की अवस्था के लिए आप ये जान लीजिए कि जब भी संतुलन में कोई चीज होगी, इसका मतलब है उस पर दोनों तरफ से लगने वाले बल का जो मान है वह आपस में बराबर होगा। इसका कहने का तात्पर्य है इसके कारण इस पर लगने वाले बल का जो मान है, यहाँ पर इसके कारण इस पर लगने वाले बल के मान के बराबर होना चाहिए। तब आप देख पाएंगे कि वह संतुलन की अवस्था में है। यहाँ लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। चलिए पहले मान निकाल लें तब संतुलन की अवस्था को लगाएं। ये मान जो है Q1 का, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग मान को पाएंगे। ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। चलिए मान लिया जा रहा है Q1 बराबर 9e, Q2 बराबर आपका Q और Q3 बराबर आपका जो है E हो जाएगा। तीन आवेश मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को आप R1 कह दीजिए। R1 बराबर x, इन दोनों के बीच की दूरी को आप कह दीजिए R2। R2 बराबर हो जाएगा 16 माइनस x। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट को। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2। अब आप ये सोच रहे हैं F1 बराबर F2 क्या है? F1 का मतलब है इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल, और F2 क्या है? इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल। ये दोनों बल का जो मान है वह आपस में बराबर होगा, तब ये जो आवेश तीसरा बीच में रखा गया है तब वह संतुलन की अवस्था में होगा। चलिए अब यहाँ पर बल निकालने के लिए आपको दिखाई दिया कि इन दोनों के लिए आवेश केवल दो हैं। यहाँ हम कूलाम का नियम यूज कर सकते हैं। इनके बीच में बल निकालना हो तो यहाँ भी दो आवेश होंगे, उनके बीच में हम लोग बल कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। तो F1 के लिए आप सूत्र बनाएंगे, मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R1 स्क्वायर। आप दूसरी स्थिति में जब चलेंगे 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 बटे में हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर। इन दोनों के लिए पहला आवेश दूसरा आवेश, इन दोनों के लिए ये पहला ये दूसरा माना गया है। चलिए मान रखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मान आपका दिया गया है 9e गुणे Q2 का मान दिया गया है Q, R1 का मान हो जाएगा x का स्क्वायर, बराबर आपको मिलेगा Q2 का मान Q, Q3 का मान E बटे में, तो यहाँ मिलेगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं E से E कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 9 बटे में x स्क्वायर बराबर 1 बटे में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आपको सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए। सॉल्यूशन करते समय यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा है, इसीलिए पूरे का होल वर्ग बना लेंगे। जैसे ये 9 बटे x स्क्वायर है, इसको ऐसा सेट करेंगे पूरे का होल स्क्वायर बन जाए। इसको लिखेंगे 3 बटे x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 बटे x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे एक का स्क्वायर करिए क्यूब करिए एक ही रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा, मिलेगा केवल 3 बटे x बराबर 1 बटे में 16 माइनस x। त्रियक गुणा करवाइए, तो त्रियक गुणा कराएंगे x का गुणा 1 में x, 3 का 16 में 48, 3 का माइनस x में माइनस 3x। माइनस 3x को पक्षांतर करिए, x प्लस 3x बराबर आएगा 48, जोड़ दीजिए 4x बराबर 48, x बराबर हो जाएगा 48 बटे में 4 काटेंगे 12, x बराबर आपको मिलेगा 12 किस में है? सेंटीमीटर में।
चलिए सेंटीमीटर में है, उत्तर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। अर्थात कहने का तात्पर्य है ए से सी बिंदु तक या फिर ए से जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश को रखा जाएगा, तब वह जो है संतुलन की अवस्था में होगा। और कहीं आपसे पूछ लिया गया होता बताइए दूसरे आवेश से, तो दूसरे आवेश से आप देखेंगे 16 में से x को घटाना पड़ेगा, अर्थात 16 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं ए से सी तक दूरी, ए से सी तक दूरी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद में बी से सी तक की दूरी निकालना हो, सी तक दूरी निकालना हो तो आप कहेंगे ये 4 सेंटीमीटर। हालांकि पूछा है पहले वाले से हम लोग निकालना चाहें तो ये 12 सेंटीमीटर आपका जो है वह आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न चौथे की ओर। किसी प्रकार की किसी को समस्या तो नहीं है? यदि समस्या कहीं पर लगेगी तो हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन को समझने में आपको समस्या का सामना करना पड़ा है। बस आप दिमाग का यूज करके देखें तो लगभग चीज़ें जो हैं आसान है एकदम से। चलिए चौथे नंबर पे हम लोग चलेंगे। हम आगे दिया है चौथा प्रश्न, यहाँ पर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद में उनको मान निकाल के उनको लगा दिया जाएगा। 2 बिंदु आवेश प्लस 5 × 10 के पावर -19 कूलम व 10 × 10 के पावर -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? चलिए कहा क्या गया है, 2 बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेशों को आप एक को मान लीजिए Q1 और एक दूसरे को मान लीजिए Q2। चलिए यहाँ मान लिया जा रहा है, तो एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। पहले आवेश का मान दिया है +5 × 10 के पावर -19 कूलम और दूसरे का मान दिया है +10 × 10 के पावर -19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी भी दिया गया है, 1 मीटर दूरी है। आगे कह रहा है अलग अलग स्थित हैं 1 मीटर की दूरी पर। दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी? अब इसके लिए आपको VIP वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये VIP वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होगा तो आप यहाँ पर पहले जान लीजिए। जब 2 आवेश आपस में धनात्मक होंगे, ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के बीच में वह बिंदु आएगा जहां पर तीव्रता 0 होगी। लेकिन यदि एक आवेश आपका धनात्मक है, दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके बाहर और वह भी कम परिमाण वाले आवेश की ओर वह बिंदु पाया जाएगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए इन सब कथनों को पहले आपके लिए लिख दे रहे हैं नोट करके, नोट, क्योंकि ये विशेष है। तो चलिए यहाँ पर आपका नियम हम लिख दे रहे हैं। पहले नियम लिख देंगे, आप इसे लिख लीजिएगा फिर मिटा देंगे। तो नोट में आपको पहले ये जानना है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण चलिए हल आपका चौथा ही है, हाँ ठीक है। कारण एक तीसरा बिंदु संतुलन में तब
तब होगा जब चलिए क्या हो रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं दोनों आवेश धनात्मक आए हैं। अब ये जरूरी भी नहीं है कि दोनों आवेश आपके धनात्मक हों, हो सकता है दोनों आवेश ऋणात्मक मिल जाए। तो इसके लिए ये नियम लिखा जा रहा है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होंगे, चाहे दोनों धनात्मक हो या फिर चाहे दोनों ऋणात्मक हो। चलिए, दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण एक तीसरा बिंदु संतुलन में तब होगा जब वह बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के बीच में आए। चलिए एकदम इजी भाषा में लिखे हैं समझ करके कि जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उन आवेशों के कारण एक तीसरा बिंदु संतुलन में तभी होगा। संतुलन मतलब जहां पर तीव्रता शून्य होती है, तो तीव्रता शून्य होने से मतलब है संतुलन की स्थिति। तो तीव्रता शून्य या फिर संतुलन की स्थिति तभी होगा जब वह बिंदु, जो बिंदु एक नया आ रहा, वह बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में है। तो ये जो नियम है वह इस पर फॉलो करेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला जो आवेश दिया गया है वह जो है धनात्मक, दूसरा आवेश जो दिया गया है वो भी धनात्मक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वह 1 मीटर की है। अब तीसरा बिंदु जो आएगा वह इन्हीं के बीच में होगा। तो अगला बिंदु यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं। चलिए इनको आप A मान लीजिए, इनको B और इनको C मान लीजिए। और C बिंदु जो आ रहा है इस पर जो तीव्रता E का मान होगा वह शून्य हो जाएगा। चूंकि आपको ये तो बता ही दिया गया है इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो एक तीव्रता इस वाले के कारण बाहर की ओर जाएगी और इसके कारण भी बाहर की ओर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक है। और आपको पहले बताया गया है धन आवेश के कारण तीव्रता हमेशा उस आवेश से बाहर की ओर होती है। यदि आप पहले आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता को मान लें E1 और इस वाले के कारण तीव्रता को मान लें E2, तो आप ये देख रहे हैं इसका परिणामी तीव्रता शून्य तभी होगा जब आप दोनों दिशाओं, चूंकि तीव्रताएं दोनों अलग अलग दिशाओं में है, इसीलिए E1 माइनस E2 का मान जो है 0 के बराबर आएगा। चलिए दूसरे को लिख दें, उसके बाद प्रश्न को हल करें कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण एक तीसरा निकाय संतुलन में तब होगा जब वह आवेश कम परिमाण वाले आवेश से आवेश के लिखिएगा, आवेश के बाहर की ओर हो और स्थित हो। चलिए ये आपका बहुत मोस्ट जो है कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्रश्न को हल करने से पहले हमने आपको इसको बता दिया। हो सकता है ये न्यूमेरिकल जो चौथा है वह इस पर आधारित है, हो सकता हो आगे अभी आपको इस पर भी मिल जाए। तो जब भी दो आवेश धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, मतलब समान प्रकृति के, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली
जो रेखा होगी उनके बीच में कोई बिंदु आएगा वहीं पर ही तीव्रता शून्य मानी जाएगी। और दूसरी स्थिति में जब आवेश एक धन में होगा एक ऋण में होगा तो ऐसी स्थिति में उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उनके बीच में तीव्रता शून्य ना होकर के जो बिंदु आएगा वह उस बिंदु पर वह बिंदु ऐसे जगह पर स्थित होगा या ऐसे आवेश की ओर स्थित होगा जिसका परिमाण कम होगा। तो इस पर भी न्यूमेरिकल यहाँ है स्थित, तो इस पर भी अभी आपको यूज करके बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये नियम कहा जा रहा है। अभी हम लोग पहले वाले पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। चलिए, तो इसको मिटा दिया जा रहा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को आप बीच में पॉज करके इसको आप पहले लिख लीजिएगा, जिससे आप जो है प्रश्नों को आने वाले जो आगे हैं उनको अच्छे प्रकार से हल कर सकें। चलिए, तो हम लोग इसको अब आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपका दिया गया है यह आवेश है पहला Q1, तो आप इसको लिखिए Q1। Q1 बराबर दिया गया है 5 × 10 के पावर -19 कूलाम। इसके बाद में Q2 दिया गया है, Q2 बराबर आपको मिलेगा 10 × 10 के पावर -19 कूलाम। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर है, तो यहाँ पर R बराबर आप क्या करिए 1 मीटर। हालांकि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये तो दोनों के बीच की दूरी है, इसको यहाँ नीचे दर्शा दे रहे हैं 1 मीटर। अब ये जो बिंदु C आया है उसको आप ये मानिए पहले वाले से x दूरी पर हो तो दूसरा वाला जो बिंदु है वह आएगा 1 - x दूरी। तो ये आपका R1 होगा, ये आपका R2, क्योंकि ये पूरा R का मान है। तो R1 बराबर आपको मिलेगा सीधे यहाँ से x, और इसी प्रकार से R2 बराबर मिल जाएगा 1 - x। यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, नियम आपको बता ही चुके हैं, यहाँ सीधे अब लिखेंगे संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति के लिए E1 का जो मान है वह E2 के मान के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पर सूत्र याद होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र चलिए लिखते चल रहे हैं और बताते चल रहे हैं। E बराबर होता है 1/4πε0। चूंकि पहली स्थिति के लिए है तो Q1 बटे में R1² हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए 1/4πε0 इंटू हो जाएगा Q2 बटे में R2²। जो मान मिला है सभी मान को आप रखिए, तो ये पहले कैंसिल होगा। Q1 का मान आप देख रहे हैं दिया गया है 5 × 10 के पावर -19। R1 का मान दिया गया है x²। Q2 का मान दिया गया है 10 × 10 के पावर -19 बटे में R2² है, अर्थात यहाँ पर दिया गया है 1 - x का होल स्क्वायर। चलिए 5 से कट करिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 के पावर -19 से ये कट जाएगा। ऊपर यहाँ पूरा कटा है तो 1 बचा है, 1 बटे में x² बराबर इधर बचा है 2 बटे में 1 - x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में स्क्वायर जब लगा है सभी का, आप एक ब्रैकेट में मान रख करके होल स्क्वायर बनाइए। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, या फिर आप कह दीजिए 1 किसका वर्ग है तो 1 का, तो ये हो जाएगा 1 बटे में x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वर्गमूल लीजिए, 2 का वर्गमूल 2 होगा। या फिर आप ये कहिए कि कौन सी संख्या का वर्ग कर दें तो वह 2 बन जाए, वह आपका √2 होगा। इसको जब वर्गमूल में बनाएंगे √2 बटे में 1 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा खुद से। 1 बटे x बराबर √2 में 1 - x, तो ये गुणा कराइए तो √2x बराबर हो जाएगा 1 - x को पक्षांतर करिए प्लस x बराबर 1 हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, मिलेगा √2 + 1 बराबर 1। यहाँ से x बराबर मिलेगा 1 बटे में
√2 + 1। चलिए अब तो यहाँ स्थिति जो है थोड़ा सा क्रिटिकल बन गया। क्यों क्रिटिकल बन गया? क्योंकि आंसर में जब भी हम लोग लिखते हैं तो हर में कभी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। हर से अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग प्रमेयीकरण के नियम का पालन करेंगे, और जो प्रमेयीकरण का नियम कहता है कि संख्या को ना बदलिए, मतलब हमें परिवर्तित नहीं कीजिए, हमारे चिन्हों को केवल परिवर्तित कीजिए, अर्थात संख्याएं ऐसी ही रहेंगी लेकिन इनके बीच में जो चिन्ह आया है प्लस वह माइनस में हो जाएगा, उसी से अंश और हर में गुणा कराएंगे। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा अंश और हर में गुणा किससे होगा? √2 - 1 से। तो चलिए इसे हम यहीं कर लें। अभी x बराबर हो जाएगा 1/में √2 + 1 मल्टीप्लाई कराया जाएगा √2 - 1 से, और कहीं पहले से यहाँ माइनस होता तो प्लस से गुणा करवा लेते। चलिए गुणा करवा दीजिए। गुणा आप जब करवाएंगे तो यहाँ मिलेगा √2 - 1/में √2 + 1 और √2 - 1, ये फार्मूला बन रहा है a² - b² का, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए चीजों को भी यहाँ सॉल्व कर लेंगे। x बराबर मिलेगा आपको √2 - 1 में √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, करड़ी समाप्त होगी। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। x बराबर यहाँ √2 का मान आप रख दीजिए 1.414 -1 हो जाएगा बटे में 2 में से 1 को घटाइए 1 आएगा। x बराबर ऊपर घटा दीजिए पहले 0.414 और बटे में 1 से भाग दीजिए, सीधे मिलेगा 0.414। तो यही कहीं पर लगभग आपका समस्या तो नहीं है। तो ये आपका जो आएगा, चलिए मात्रक किस में होगा उसको देख लिया जाए, मीटर में। तो ये इतना मीटर आपका जो है आंसर आएगा। अब आप इसे नोट कर लें। चलिए जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इसे आप अवश्य अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम जब पास में आएगा तो उसको आप अच्छे प्रकार से रिवाइज कर सके। केवल देख करके भी रिवाइज कर लेंगे तब भी आपको वो आ जाएगा। चलिए तो 4 प्रश्न आपके हल हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। चलिए 5वें प्रश्न में चलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ें प्रश्न को। 5वां क्या दिया गया है? सबसे ज्यादा एनर्जी बोलते बोलते समाप्त होती है। लोग कहते हैं पढ़ने में क्या मेहनत है, केवल बैठ करके ही तो पढ़ा जाता है। वहाँ व्यक्ति मेहनत करता है जो खेतों में काम करे या फिर जो और भी मतलब फिजिकली वर्क करे। यहाँ पर हम फिजिकली मेंटली दोनों, फिजिकली मतलब हाथ उठाना, नीचे करना, लिखना, और मेंटली मतलब सोचना, क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए, न्यूमेरिकल जो है ये इजी तरीके से लग जाए। तो पढ़ाई करते समय फिजिकली मेंटली दोनों वर्क करना पड़ता है। हालांकि फिजिकली थोड़ा कम ही रहता है, मेंटली बहुत अधिक करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक अलग अलग ही प्रकार के होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 5वें की ओर। 5वें प्रश्न को चलिए पढ़ा जाए ध्यान से। दिया है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। विद्युत रोधी का मतलब है आचालक है। 2 आचालक गोले हैं जिन पर पहले से आवेश नहीं था लेकिन उनको बाद में रगड़ा जाता है, तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। जब उन दोनों को रगड़ दिया जाता है आपस में, रगड़ने के बाद में उन दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। आकर्षित क्यों करेंगे? एक गोले से आवेश निकल करके दूसरे में जाएगा, एक धन एक ऋण हो जाएगा। आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो बताना ये है कि एक गोले से निकल करके दूसरे पर कितना इलेक्ट्रॉन गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। चलिए कहाँ है? 2 छोटे छोटे गोले हैं।
तो आप दो गोलों को बना लीजिए पहले। चलिए यहीं बना लेते हैं। मान लीजिए एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है। जब दोनों को आपस में रगड़ दिया गया तो पहले पास पास थे रगड़ने के लिए, रगड़ने के बाद दूर कर दिया गया 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अभी ये पता नहीं है कि किसके पास क्या आवेश है, तो रगड़, हाँ चलिए ये भी कहा इनके बीच में बल लग रहा है आकर्षण का, वह भी 0.1 न्यूटन का। अब इसके पास भी तो कुछ आवेश होगा, इसको Q1 मान ले रहे हैं। ये आवेश भी होगा कुछ लेकर के Q2। आपको ये भी पता है कि जब दो गोलों को आपस में रगड़ा जाएगा तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और दोनों पर आवेश की मात्रा को हम Q मान ले रहे हैं, क्योंकि रगड़ने के दौरान जितना आवेश एक ग्रहण करेगा उतना ही आवेश दूसरे के द्वारा दिया जाता है या त्यागा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 बराबर Q, Q2 बराबर भी आपको Q मिलेगा, R बराबर मिलेगा 1 सेंटीमीटर। इसे बदल दीजिए 1 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, और F का मान दिया गया है 0.1 न्यूटन। तो जो मान दिए गए थे सभी लिख दिया गया। आवेश यहाँ पर चूंकि विद्युत रोधी है था नहीं, लेकिन रगड़ने से आएगा। Q1 पर भी Q मान लिए हैं, Q2 पर भी Q मान लिए, R पर R दिया ही है 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिए, और बल का मान यहाँ दे दिया है। अब आपको पहले यहाँ पर आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि आवेश पता जब हो जाएगा तब जाकर के हम लोग आवेश के क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है उसको लगाएंगे, अर्थात Q बराबर NE, तभी जाकर के N का मान निकलेगा। क्योंकि और कोई ऐसा सूत्र नहीं है जहां पर N का उपयोग हुआ हो, केवल आवेश के क्वांटीकरण में हुआ है। और Q बराबर NE सूत्र आपको पहले बताया गया। पहले आप Q का मान यहाँ से निकालिए। चलिए Q का मान हम लोग निकालते हैं। तो आप सूत्र पहले लगाइए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। लेकिन आपको एक चीज और दिखाई दिया कि R जो दिया है वो सेंटीमीटर में, तो क्या डायरेक्टली रख लें? चलिए रख लेते हैं, या फिर पक्षांतर आप कर दीजिए ऐसे। चलिए रख लें, फिर पक्षांतर करें। इसका मान दिया गया है 0.1, इसका हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर में। यहाँ Q गुणे Q बटे में R² है, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 0.1 को ऐसे रहने दीजिए, 9 गुणे 10 के पावर 9 भी रहे, Q का गुणा कराइए Q², 1 का वर्ग 1 गुणे 10 के पावर -2 का वर्ग 10 के पावर -4 होगा। इसका गुणा इसमें कराइए, गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 0.1 इंटू 10⁻⁻4 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणे Q² भी है, लिख दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों पद गुणे में है, इसको इस साइड में लाएंगे, बटे में जाएगा। तो बटे में जब जाएगा तो उसको लिख लिया जाए, तो हो जाएगा Q² बराबर 0.1 गुणे 10 के पावर में -4 बटे में 9 गुणे 10 के पावर 9। चलिए अब आप क्या करिए, Q² बराबर दशमलव को दाहिने ओर कर दीजिए, और दाहिने ओर जाने पर जो दशमलव होता है वह इनकी घातों में परिवर्तन करेगा, और दाईं ओर ले जाने पर पावर इसका घटेगा। तो -4 है, 1 अंक ले जाएंगे, 1 घटाएंगे, -5 हो जाएगा, मिलेगा 1 गुणे 10 के पावर -5। और ये भी आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर चलिए, हाँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीधे जो है गुणे 10 के पावर -9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में आपका जो है वो 9 मिलेगा। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित यदि हम लोग करें तो मिलेगा 1/9 गुणे में 10 के पावर -5 -9, 10 के पावर में -14 आ जाएगा।
जब यहाँ से q बराबर निकालेंगे तो पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा 1/9 गुणे में 10 के पावर -14। वर्गमूल चलिए निकालते हैं। तो वर्गमूल जब निकालेंगे 1 का वर्गमूल 1, 9 का जो है वर्गमूल 3 गुणे 10 के पावर -14 का। तो जब कोई संख्या पावर के रूप में लिखी जाती है तो उसका पावर आधा कर दीजिए, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात 10 के पावर -7 कूलम। चलिए आगे हम लोग यहाँ हल करेंगे। अभी तो आपको Q का मान मिल गया, आपको पता है Q बराबर N ही होता है और N बराबर मिलेगा Q बटे में E। तो N का मान जब निकालेंगे पहले Q का मान रखेंगे। Q का मान यहाँ आया है 1/3 गुणे 10 के पावर -7। E का मान आपको पहले पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। 1.6 का गुणा 3 में होगा तो N बराबर आपको मिलेगा 1/4.8। 16 × 48 होता है, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 4.8 गुणे 10 के पावर -7। ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -19 हो जाएगा। दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ाइए, n बराबर मिलेगा 10/48 गुणे 10 के पावर, यहाँ सॉरी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 19 में से 7 घटेगा 12 आएगा। अब इसको कट कर दीजिए, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 24 आएगा। n बराबर 5/24। तो एक 0 इनको दीजिए, एक पावर कम करके एक 0 इसको दे दीजिए 5 को, तो 50/24 हो जाएगा गुणे 10 के पावर 12। काटिए तो आएगा सीधे ये 25/12 गुणे 10 के पावर 12, सॉरी एक पावर कम हो जाएगा 11। अब क्या करिए, इनका भाग करिए तो हो जाएगा 12 दूना 24, 24 हो गया। बचेगा आपके पास में 1, 1 में भाग जाएगा नहीं, बढ़ाएंगे दशमलव 0 का 10, 0 बढ़ाइए 10, फिर 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 का टेबल पढ़िए तो 12 से पढ़िए 100, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 12 × 96 होता है, तो 8 बार लेकर चलिए, गुणे हो जाएगा 10 के पावर 11। इसको हटाना चाहते हैं तो जो हटने वाली संख्या है ये 5 से बड़ी है, इसीलिए इसको हटाएंगे, एक संख्या इसको हासिल दे देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 2.1 गुणे 10 के पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5वां दिया गया था। चलिए सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, इसलिए आप सभी को क्रम से लगाते चलें। चलिए तो आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप अपना लेते रहिएगा बीच बीच में, जिससे आप उसको बाद में अपने नोट्स में पूरा कर सकें, लगा सकें। चलिए अब आप प्रश्न अगले पर चलिए। आपको मेहनत बहुत ढेर सारी करनी है, मेहनत इसीलिए करनी है जिससे जो सफलता हासिल करनी है वो हासिल हो जाए। जिन भी बुलंदियों को आपको छूना है उन सभी बुलंदियों को एकदम आराम से आप उसको टच कर लें। हालांकि सफलता हासिल करना एक रात के जग करके नहीं, एक रात आप जग लीजिए, एक दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद में आप फिर और दिन सो जाइए, तो उससे एक दिन के जगने से या एक दिन के मेहनत कर लेने से सफलता हासिल नहीं होती है। एक दिन सफल होने के लिए पता नहीं कितने दिन या कितनी रातें हम लोगों को युद्ध स्तर पर लड़नी पड़ती हैं, तब जाकर के कहीं अच्छे दिन आ पाते हैं। इसलिए आप अपने संघर्ष को एकदम से एकाग्रचित्त होकर के बनाए रखिए, जिससे आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन पूरे विश्व में आपसे खुश और कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ये पढ़ाई की अपनी एक फीलिंग्स है, इतना ज़्यादा इसमें क्षमता होती है कि आपको जब आप खुद से फील करेंगे तब आप उसको जान पाएंगे।
तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब आप छठवें प्रश्न को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है दिया, पहले आप खुद पढ़िए, इसके बाद में आपको हम बताएं। चलिए पढ़ रहे होंगे आप लोग प्रश्न को, चलिए पढ़ा जाए। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों प्रतिकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान दी गई है। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा? पहले जब इन दोनों ये आवेश दोनों थे तो बल लग रहा था 12 न्यूटन का। अब यदि आवेश में जो है यह -4 माइक्रोकूलाम और दे दिया जाए, इनको भी दिया जाए, इनको भी, तो आवेश का मान बदल जाएगा। आवेश का मान जब बदलेगा तो बल पूछ रहा है कितना लगेगा। चलिए तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का सलूशन। पहले आवेश कितना दिया गया है उसको लिखेंगे Q1। Q1 बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, बदल दीजिए 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा दिया गया है 6 माइक्रोकूलाम, बदल दीजिए 6 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। इनके बीच में बल लग रहा है पहले से ही, और उस बल का मान है 12 न्यूटन, अर्थात यह बराबर दे दिया गया है 12 न्यूटन। चलिए यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है, सॉरी, चलिए यहाँ पर दूरी नहीं दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करें, दूरी को ज्ञात कर लें, तब फिर ये -4 माइक्रोकूलाम जो ये आवेश दिया गया है इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले यहाँ पर सूत्र लगा लें, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। F का मान है 12, इसका मान दिया गया है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁻6 बटे में R², अर्थात R² रहेगा। चलिए इसके बाद में तो R² यहाँ कर दीजिए, ये 12 बटे में चलाएगा, तो हो जाएगा R² बराबर, संख्या को यहाँ से पहले लिखिए 9, यहाँ 2 और 6 का गुणा कराएंगे, 2 × 6 12 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटेगा 3, 3 में से 6 को घटाइए -3, 10 के पावर -3 बच गया, और बटे में आपका 12 है, 12 से 12 कैंसिल, R² बराबर मिलेगा 9 × 10⁻³ मीटर। चलिए R² इसी पर रहने दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो बल का सूत्र होता है R² उसमें आता है, तो R² का मान वहीं पर ले चल के पूरा मान हम रख देंगे। चलिए तो पहले आपको यह देखना है कि -4 माइक्रोकूलाम दोनों को दिया जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन कि जब -4 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, दिया जाए तब। चलिए तो जब पहले को दिया जाएगा तो Q1 बराबर जितना था उसमें इसको सॉल्व कर देंगे, -4 माइक्रोकूलाम बराबर मिलेगा -2 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ से मिलेगा -2 × 10⁻⁻, हो जाएगा 6 कूलाम। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद में Q2 आप लेंगे, तो जब Q2 लेंगे तो दूसरे वाले आवेश के पास में 6 माइक्रोकूलाम था, इसे दिया गया है -4 माइक्रोकूलाम, यहाँ मिलेगा 2 माइक्रोकूलाम, अर्थात 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। चलिए बल को हम लोग निकालते हैं, तो F बराबर F डैश कर देते हैं क्योंकि ये अलग है, और ये Q1 डैश Q2 डैश कर देते हैं जिससे आप अंतर को समझ पाएँ। तो ये Q1 Q2 पहले के लिए जब -4 माइक्रोकूलाम नहीं दिया गया था, दे दिए तो आवेश बदल गया। सूत्र लगाएंगे
1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बटे में R स्क्वायर। F डैश का मान निकालना है। 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 डैश का मान आया है तो चिन्ह लेंगे नहीं, 2 गुणे 10 के पावर -6। Q2 का भी मान आया है 2 गुणे 10 के पावर -6 बटे में R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर का जो मान आया है यहाँ पे उसी को आप रख दीजिए। 9 गुणे 10 के पावर -3। 9 से 9 कैंसिल। चलिए 2 दूना यहाँ पर संख्या जो है वो 4 हो जाएगा। 10 के पावर 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में से -6 करिए -3, 10 के पावर -3 बटे में भी आपको मिलेगा 10 के पावर -3। दोनों कैंसिल होंगे अर्थात F डैश बराबर आपको मिलेगा 4 न्यूटन। ये आपका जो है सॉल्यूशन 6वें का हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न पर चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आप लोग 7वां क्वेश्चन तब तक पढ़िए जब तक हम मिटा रहे हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके पहले लगा दीजिए। लगाने के बाद आप हमारे आंसरों से पूरा जितना भी आएंगे आंसर्स सब में मिला लीजिएगा। तो आपका 7वां हल है। चलिए 7वां क्या कहता है देखा जाए। 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक बिंदु आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। चलिए क्या कहा है ध्यान से। 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु। तो आप 2 बिंदु आवेश ले लीजिए या फिर 2 बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। इन पर आवेश Q रखा गया है, इन पर भी आवेश Q रखा गया है। इन रेखा इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु इनको आप मिला दीजिए और इनका एकदम से मध्य बिंदु ले लीजिए और मध्य बिंदु पर आवेश रखा गया है कैपिटल Q। ये तो कहा गया आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। Q का मान निकालना है ताकि निकाय संतुलन में हो। दूरी तो दिया ही नहीं गया। जब दूरी नहीं दिया गया उसके लिए हम लोग मानते हैं। चलिए मान लिया जाए जो ये आवेश दोनों स्मॉल Q हैं यह एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हो। जब ये स्मॉल r दूरी पर है तो पहला वाला जो आवेश है उससे Q वाला जो बिंदु है जब ये मध्य बिंदु पे पाया गया तो आधी दूरी हो जाएगा। r/2 दोनों के लिए, दोनों के बीच की दूरियां यहाँ पर r/2 हो जाएगा। चलिए यदि आप देखें तो यदि आप यहाँ पर बिंदु मानना चाहें तो इसको आप मान सकते हैं बिंदु A, इसको B, C मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब यहाँ पर संतुलन की स्थिति के लिए नियम कहता है इसके द्वारा यहाँ तक तीव्रता है। कहीं चर्चा किया है तीव्रता का? नहीं, बल। चलिए निकाय संतुलन में तब होगा जब बल, क्योंकि तीव्रता का बात नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके द्वारा इस बल लगने वाला बल इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह निकाय संतुलन में होगा। तो यहाँ लिखेंगे संतुलन की स्थिति में। तो पहले मान लिख लें तब उसके बाद लगाएं। चलिए मान नहीं, डायरेक्टली आपको अभी इसी में बता देंगे। संतुलन की स्थिति में चलिए संतुलन की स्थिति में सीधे क्या होगा, ये जो आपका बल है दोनों इस पर दोनों बलों का परिणामी योग 0 हो जाता है। कहने का तात्पर्य है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिंदु आवेश जो रखा गया उसका मान निकालना भी है और निकालने के साथ साथ वह तीनों आवेश एक दूसरे के या तीनों आवेश जो पाए गए उनसे बनने वाला जो निकाय है वह संतुलित अवस्था में होना चाहिए। और मध्य बिंदु में आया था इसीलिए हमने यहाँ पर जो है ये दूरी r माना पूरा और इसका आधा आधा हो गया r/2 और r/2 में। अब आप स्थिति लगाएंगे
तो यहाँ ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल अर्थात एफ ए बी प्लस ए के द्वारा सी पर लगने वाला बल जो है इन दोनों का योग 0 के बराबर हो जाए। चलिए, यदि आपको थोड़ी सी और आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ आपके लिए मान निकाल दे रहे हैं। ए बी के लिए ये Q1 होगा, ये Q2 होगा। तो ऐसा करने से समस्या आपको होगी। Q1 Q2 Q3 आप ऐसा मानिए, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर जो दिया गया है कैपिटल Q और Q3 बराबर आप Q मान लीजिए। जो R1 की दूरी है उसे हम पूरी दूरी मान रहे हैं। R1 बराबर R, ये AB के लिए, और इसके लिए AC के लिए इसको R2 मान लीजिए। ये आपका हो जाएगा R/2। चलिए, तो FAB पहले सूत्र बनाइए। 1/4πε0 इंटू Q1 ये हो जाएगा और ये लिया जाएगा Q3 बटे में हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बनाइए ऐसे 1/4πε0। ये AC है, A और C के लिए लेना है Q1 Q2 बटे में R2 स्क्वायर। इनके बीच की दूरी को R2 माना गया है। आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली में, लेकिन यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने सभी मानों को निकाल दिया है। पहले हालांकि सोच रहे थे कि आप भी ऐसे कर लें, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बराबर 0 है। यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन मिल रहा है, तो पहले क्या करिए, मान रख दीजिए फिर कॉमन लीजिए। 1/4πε0 Q1 का मान Q गुणे Q3 का मान Q3 का मान भी Q बटे में R1 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर प्लस में 1/4πε0 इंटू Q1, तो Q1 का मान Q गुणे कैपिटल Q बटे में R/2 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0। चलिए सॉल्व करिए थोड़ा सा। 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा 1/4πε0। यहाँ ये भी आपका ऐसे रहेगा Q गुणे कैपिटल Q, वर्ग करिए तो R स्क्वायर बटे में 4 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 4 का गुणा यहाँ ऊपर कराइए, मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू 4Q गुणे में कैपिटल Q बटे में R स्क्वायर बराबर 0। चलिए, जो चीज़ें कॉमन मिल रही है कॉमन करिए। तो 1/4πε0 पूरा कॉमन है, Q स्क्वायर है, यहाँ Q है तो Q कॉमन हो जाएगा, और कोई चीज़ अंश में यहाँ नहीं कॉमन होगा, R स्क्वायर भी कॉमन हो गया। चलिए, कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ ये पूरा पद कॉमन है, Q स्क्वायर है, एक बार कॉमन है, Q बचेगा, R स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, प्लस ये कॉमन हो गया, यहाँ 4 बचेगा, कैपिटल Q बचेगा और बराबर आपका हो जाएगा सीधे 0। तो ये आपका 0 के बटे में जाएगा, 0 हो जाएगा। Q प्लस 4Q बराबर 0 अपान में 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर बराबर कुल क्या मिल जाएगा 0। अब इसके बराबर जब 0 करेंगे, सॉरी यहाँ आपका कैपिटल Q है, तो यहाँ कैपिटल Q का मान निकालना है, तो मिलेगा 4Q बराबर माइनस स्मॉल q। तो इस कैपिटल Q बराबर माइनस Q बाई में 4 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 7वें का हल है। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोगों ने 7वें प्रश्न को जो हल कर लिया होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं। दिया है 2 बिंदु आवेश
जिनके मान क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा -0.25 माइक्रोकूलम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। कोई बल ना लगने का मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बल जो है वह संतुलन की अवस्था में है, और आपको बताया गया है कि जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरा आवेश जो रखा जाएगा वह संतुलन में तब होगा जब वह बीच में रखा हो, उन दोनों आवेशों के बीच में रखा हो। लेकिन कहीं पर यदि आपको एक आवेश धनात्मक मिला, एक आवेश ऋणात्मक, जैसे कि यहाँ दिया गया है, ऐसी स्थिति में हमने आपको कॉन्सेप्ट भी लिखा करके बताया है सॉरी। और यहाँ भी आप जान लीजिए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर आप क्या करिए कि जो आवेश या जिस आवेश का मान कम होगा उसी आवेश के ओर आप कुछ दूरी पर रेखा बढ़ा करके उस बिंदु को मान लीजिए, और वहाँ पर आप बल अथवा तीव्रता को शून्य मान सकते हैं। तो चलिए, दो बिंदु आवेश दिया गया है, इसके लिए हम लोग पहले बनाते हैं दो बिंदु आवेश। ये हल नंबर 8 आपका है। दो बिंदु आवेश में पहला आपका दिया गया है, मान लीजिए ए हो, और दूसरा जो आपका दिया गया है उसे मान लिया जाए बी। दो बिंदु आवेश है, पहले पर मान रखा गया है 1 माइक्रोकूलम और दूसरे पर रखा गया है -0.25 माइक्रोकूलम। चलिए, ये तो आवेश का मान हुआ। इन दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया गया है 0.40 मीटर। आगे कहा, बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले। तो आपको हमने बता दिया कि जब एक आवेश धनात्मक होगा, दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा, तो अगला जो आवेश रखा जाएगा संतुलन के लिए वह ऋण वाले आवेश से बाहर की ओर होगा। अर्थात मान लीजिए जो अगला आवेश रखा जा रहा है वह B से जो है x दूरी पर रखा गया है, और उस बिंदु को हमने मान लिया है C। अब आप देखेंगे जो पूरी दूरी है ये मिलेगी आपको 0.40 प्लस x मिल जाएगा। चलिए, मान निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 बिंदु मिल रहे हैं और इनमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग आवेश है। यहाँ C पर आवेश दिया नहीं है, इस पर स्थित आवेश को हम मान लेते हैं Q। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर आवेश Q1 मानेंगे, यहाँ पर आवेश Q2 मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे Q3। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे क्रम से, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं QA, कि जिस बिंदु पर आवेश है उसी अक्षर के साथ में लिख दीजिए। QA बराबर 1 माइक्रोकूलम बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलम। QB बराबर हो जाएगा -0.25 माइक्रोकूलम और बराबर यहाँ मिलेगा आपको -0.25 × 10⁻⁻6 कूलम। इसी प्रकार से QC बराबर दिया गया है स्मॉल q। चलिए, दूरी को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संतुलन की अवस्था तभी होगा जब ए वाले के द्वारा इस बिंदु पर लगने वाले बल का मान इस बिंदु के द्वारा इस पर लगने वाले बल के बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि जो C बिंदु है उस पर जो आवेश भी होगा या जो बिंदु C रखा गया है तब वह संतुलन की अवस्था में प्राप्त होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात A से C तक उसे हम मान लेते हैं RAC, अर्थात दूरी जो है A और C के बीच की है। मिलेगा 0.40 प्लस x। चलिए, B वाले के द्वारा इस पर भी बल निकालना है
तो बी और सी के बीच में है तो लिखेंगे आर बी सी, तो यहाँ आपको मिलेगा सीधे एक्स। चलिए आपको हमने संतुलन की अवस्था बता दिया, तो यहाँ लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जब आप संतुलन की अवस्था में देखेंगे तो आपको अभी हमने यहाँ पर बताया है कि ए के द्वारा सी पर लगने वाला बल बराबर होगा बी के द्वारा सी पर लगने वाले बल के, अर्थात सॉरी चलिए यहाँ पर जो बल लग रहा है ए के द्वारा सी पर उसको लिखेंगे एफ ए सी बराबर हो जाएगा एफ बी सी। चलिए ए से सी तक का मान, तो ए से सी तक लगने वाले बल को हम लोग कूलाम के नियम से बनाएंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 है, तो यहाँ दो बिंदु है तो हो जाएगा QA QC बटे में RAC का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे BC के लिए बनाइए 1/4πε0 इंटू QB QC बटे में हो जाएगा RBC का होल स्क्वायर। चलिए 1/4πε0 दोनों कैंसिल हो जाएगा। QA का मान आप देख करके लिख दीजिए 1 × 10 के पावर -6। इसके बाद में QC का मान आपको मिलेगा QC, यहाँ Q दिया गया है, RAC भी दिया गया है 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर QB का मान आप देख करके लिखिए, चिन्ह नहीं लेते हैं केवल परिमाण लेते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁶। QC का मान Q है और RBC का मान जो दिया गया है वह x दिया गया है। अब आप Q से Q को कट कर दीजिए, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 कैंसिल। इसके बाद यहाँ बचेगा 1, तो इसका क्या करिए होल स्क्वायर आप बना दीजिए, तो 1 बटे में इसको लिख करके पूरे का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 का वर्ग भी करेंगे 1 ही होगा, तो मिलेगा 1 बटे में 0.40 प्लस x इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखेंगे 0.25 है। तो जब भी हम लोग वर्ग निकालते हैं किसी संख्या का दशमलव वाले, तो यदि जैसे मान लीजिए 1.5 है तो दशमलव यहाँ 1 अंक पर है, यदि हम इसका वर्ग जब लिखेंगे तो वहाँ पर दशमलव 2 अंकों पर चला जाता है, मतलब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 अंक पर आएगा, लेकिन वर्ग करेंगे दशमलव 2 अंकों पर चला जाता है। और यहाँ ये भी देखेंगे ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये 25 जो है 5 का है, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए यहाँ 1 अंक पर लगेगा 0.5 बटे में x इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बटे में 0.40 प्लस x बराबर 0.5 बटे में x। चलिए गुणा करवा लीजिए आप, तो गुणा करवाएंगे या फिर आप एक करिए क्या कि यहाँ पर एक x समझ लीजिए छिपा हुआ है, तो दशमलव क्या करिए यहाँ से 1 अंक का हटाइए, 1 0 इनको दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 बटे में 0.40 प्लस x बराबर 5 बटे में हो जाएगा 10x, 5 × 5 5 दूना 10, अर्थात आपको मिलेगा 1 बटे में 2x। अब तिर्यक गुणा कराइए इसका इस वाले में, 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x, इसका गुणा 1 में कराएंगे तो यही आपको मिलेगा 0.40 प्लस x को पक्षांतर आप कर दीजिए, 2x माइनस x बराबर 0.40। चलिए घटा लीजिए 2x में से x को, मिलेगा x बराबर 0.40, क्योंकि ये किस में सेंटीमीटर है या मीटर, चलिए मीटर दिया गया है तो मीटर में उत्तर आएगा।
ये आपका जो है ये 8वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया है उसका हल है। अभी आपको 2 क्वेश्चन और हल कराने हैं, आपको हल करना पड़ेगा 2 प्रश्न और। चलिए अब हम लोग 2 प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग 2 प्रश्न और हल करेंगे, तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए। जैसा कि हमेशा आपको बार बार ये कहते हैं, आप प्रश्न को हमारे लगाने से पहले हल कर लें। हल करने के बाद आप आंसर को मिलाएंगे, मिल जाएगा, आपको भी बहुत खुशी का एहसास होगा, आप भी अपने आप से ही बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए कि न्यूमेरिकल हमारा लग गया। चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं। 9वें नंबर पर आप देख रहे हैं लिखा गया है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जब यहाँ चर्चा में ला दिया, इसका मतलब है एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों। त्रिभुज के 3 कोनों ए बी तथा सी। चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग एक एक लाइन को बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज हमने बना लिया, एक त्रिभुज आप बनाइए ऐसे। और जो ये त्रिभुज है इसके 3 शीर्ष दिए हैं, एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0, यहाँ लिखा है बिंदु ए पर एक आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम है। आपको जानकारी के लिए बता दें, एक जब दशमलव के बाद कोई संख्या होती है फिर उसके बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए दशमलव के बाद 1 लिखेंगे, 0 को हटा देंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आवेश 0.1 माइक्रो कूलाम। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आपसे कह रहा कि जो ये बी और सी कोने हैं इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, यही ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये भुजा का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इधर भी पूरी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर, इधर भी पूरी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर, क्योंकि तो समबाहु त्रिभुज भी कहा गया है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि जिस बिंदु पर आवेश रखा गया है वहाँ से दूरी पता होनी चाहिए उस बिंदु तक की जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे ए बी और सी तीनों में से आवेश केवल यहीं रखा गया, और यहाँ से यहाँ पर आवेश रखा है और कहा है ई बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो यहाँ जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से आवेश के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें पहले इस दूरी को ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए दूरी पता नहीं है, आर मान लेते हैं। इस दूरी को मान लिया गया है आर। अब आप सोचिए ये भुजा जो बी से सी तक की है वह पूरा आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब ये ई आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ निकालनी है, यह बिंदु हम मान लेते हैं डी है, और ये जब मध्य बिंदु होगा तो इधर आपका 5 सेंटीमीटर बचेगा और इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ स्थिति देखेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहले क्या करें, मान को लिख लें जो दिया है। यहाँ आवेश दिया है, आवेश अर्थात Q का मान पता है 0.1 माइक्रो कूलाम है। इसको लिखा जा सकता है 0.1 गुणे 10 के पावर -6। यदि आप दशमलव को दाहिने ओर कर देते हैं तो 1 पावर इसका कम हो जाएगा, अर्थात 1 गुणे 10 के पावर -7 ये आपका कूलाम हो जाएगा। भुजा दिया गया, भुजा अर्थात स्मॉल ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्मॉल ए बराबर मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बी ये मतलब इधर वाला भाग जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे
और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन हो जाएगा आधार का वर्ग। चलिए आधार का वर्ग लिख दिए। अब इस वाले त्रिभुज में आप देख करके बताइए कि कौन लंब कौन कर्ण कौन आधार होगा। कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार के जो मान है वो बदलते हैं कोणों के आधार पे। चूंकि यहाँ कोणों से कोई लेना देना नहीं है, हम सिंपल सा इसको लंब मान लेंगे, इसको मान लेंगे आधार। तो कर्ण का मान यहाँ 10 दिया है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का वर्ग करेंगे 100 बराबर r स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25। r स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, r स्क्वायर बराबर मिलेगा 75। चलिए तो ये आपका 75 ऐसे रहने दे रहे हैं। 75 ये क्या चीज है, दूरी। तो दूरी ये जो होगी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में। r स्क्वायर बराबर आएगा 75 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। क्यों इसका वर्गमूल नहीं ले रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा है और उस सूत्र में r स्क्वायर आता है, इसीलिए हम r स्क्वायर का मान डायरेक्टली वहां पर रख देंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ सूत्र पहले लगा लें। तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में r स्क्वायर। मान रखिए हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। क्यू का मान दिया गया है 1 गुणे 10 के पावर -7 और बटे में r स्क्वायर। देखिए यहाँ मिल गया है 75 गुणे 10 के पावर -2। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कैंसिल भी हो रहा है। 3 से कट करिए 3 त्रिका 9, 3 से कट करिए 25 हो जाएगा। ऊपर गुणा कराइए 3 के 3। ई बराबर आपको मिला 3 गुणे 10 के पावर, यहाँ आप देखेंगे 9 है, 9 में से आप क्या करिए 7 को घटाइए, 10 के पावर 2 बचेगा। बटे में यहाँ हो गया 25 गुणे में ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा 10 के पावर 2। अब आपको मिलेगा यहाँ पर 30 गुणे 10 के पावर 4 बटे में 25। सॉरी 30 नहीं 3 है। अब इनका एक जीरो या एक पावर कम करके एक जीरो इनको दीजिए, आएगा 30 बटे में 25 गुणे 10 के पावर में 3। 10 के पावर में 3 हो जाएगा। चलिए कहीं पर किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद में ये आपका r स्क्वायर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा था कि r स्क्वायर, r बराबर अंडर रूट में 75 निकाल लेते, लेकिन वर्ग करने पर इसका पावर और 2 बढ़ जाएगा, गुणा होगा, तब ये आपका मीटर में बनेगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि r स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करिए 10 के पावर -2 को बढ़ा दीजिए। यहाँ भी 10 के पावर 1 आपका गया है, 1 और चला जाएगा 10 के पावर 2। अब चलिए सॉल्व करिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 हो गया, 1 दिए यहाँ 5 हो गया। चलिए अब कट करिए, 5 से काटिए, 5 6 30, 5 बचे 25, आएगा 6 बटे में 5 गुणे 10 के पावर 5। इसको भी कट कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 1.2 गुणे 10 के पावर 5। और यदि आप यहाँ से मान निकालना चाहें तो ई बराबर मिलेगा 1.2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका जो है प्रश्न नंबर 9 का सलूशन हो गया। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सूत्र याद होना चाहिए, आपका सलूशन अच्छा होना चाहिए। कहीं मात्रक में परिवर्तन यदि आप करते हैं तो वहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दशमलव में
यदि कोई संख्या दी गई है तो दाएं बाएं करने पर पावर में परिवर्तन होता है। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप लोगों को कहीं से भी कोई समस्या ऐसा लगेगा तो आप कमेंट के रूप में हमें बताइएगा, तो एक स्पेशल वीडियो केवल न्यूमेरिकल को हल करने का जो तरीका है उसको लेकर के आएंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट प्रश्न पर। चलिए, लास्ट प्रश्न को आप लोग तब तक पढ़ें। देखिए क्या दिया गया है। चलिए, 10वां नंबर, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके बाद में क्लास आपका ओवर हो जाएगा। दिया है 20/3 × 10 के पावर -19 कूलाम तथा -10 × 10 के पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। चलिए, इतना काम हम लोग पहले कर लेते हैं कि दो आवेश दिया है, तो दो आवेश को आप बनाइए। एक आवेश यहाँ मान लीजिए, दूसरा आवेश आप यहाँ मान लीजिए। दो आवेश हैं। अब दोनों के बीच की दूरी भी दिया है। दूरी दिया गया है 0.04 मीटर और इस बिंदु पर आवेश है 20/3 × 10 के पावर -19 कूलाम और यहाँ दिया है -10 × 10 के पावर -19 कूलाम। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर, यहाँ लिखा है आपका प्रश्न है तो ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। फिर आप कंडीशन देखिए, तीव्रता शून्य करने का मतलब है वह जो आवेश रखा जाएगा वह संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था जब भी कहता है कि वो दोनों बिंदु बीच, वह उन दोनों बिंदुओं के बीच में वह बिंदु आएगा या फिर उन दोनों बिंदुओं के बाहर वो होगा, तो किधर होगा ये सब आपको हमने पहले बता दिया है। हालांकि आप एक बार और जान लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है। जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो तीसरा बिंदु आवेश जो रखा जाएगा वह तभी संतुलन में रह सकता है जब उसे कम आवेश वाले परिमाण की ओर रखेंगे या बाहर रखेंगे। तो परिमाण आप देखेंगे यहाँ 10, यहाँ भाग देंगे 3 से 20 में 6.67 करके आएगा, तो ये कम है, अर्थात इसी ओर ही तीसरा आवेश या तीसरा बिंदु रखा जाएगा। चलिए, बढ़ा करके यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए इनको मान लिया जाए ए, इनको मान लिया जाए बी और ये बिंदु आपका सी। यहाँ पर आवेश यदि आप मानना चाहते हैं क्यों कह सकते हैं। चलिए, आवेश मानिए नहीं, कोई तीव्रता है, आवेश दिया है तो यहाँ पर कहा है तीव्रता का जो मान है वह शून्य होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आपको दूरी भी तो दर्शानी पड़ेगी। ए वाले से मान लीजिए x दूरी पर है, जब x दूरी पर ये हो गया तो बताइए कुल दूरी क्या हो जाएगी। आपको कुल दूरी मिलेगा x + 0.04 मीटर। चलिए, हो गया, तो सीधे यहाँ पर लेकर चलते हैं क्योंकि आपको सब चीजें नियम लिखा ही चुके हैं। आगे सीधे चलते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, चलिए संतुलन की अवस्था में क्या होगा, E1 बराबर E2 मिल जाएगा। E1 बराबर आपको क्या मिलेगा, E2। E1 का मतलब है कि पहले आवेश के द्वारा इस पर क्या तीव्रता होगी, दूसरा है बिंदु इसके कारण इस पर क्या तीव्रता होगी। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे E1 के लिए फार्मूला बनाइए, या फिर आप ये कह सकते हैं 1 2 ना कर दीजिए तो EA और आप कह सकते हैं EB। ए के कारण तीव्रता का मान बी के कारण तीव्रता के मान के बराबर हो जाए। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे 1/4πε0 इंटू 20/3, या फिर आप सूत्र लगा दीजिए। इसको यहीं पर हम लोग चित्र में इशू कर देते हैं। ये Q1 दिया गया है और ये Q2 दिया गया, तो Q1 बटे में ये आपका जो है, ये जो पहला मान दिया गया है इसे R1 कह देते हैं और ये जो आपका ये दिया गया है इसे R2 कह दिए। तो दोनों चित्र में दर्शा दिया गया है। आप चाहें तो अलग अलग भी यहाँ बगल में ऐसे लिख सकते हैं कि R1 बराबर X, R2 बराबर हो जाएगा
x प्लस 0.04। Q1 का मान दिया है 20/3 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ऐसे Q2 का मान दिया है -10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, तो ये मान आप यहाँ बगल में लिख भी सकते हैं और चित्र में दर्शा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी माना जाएगा। चलिए, तो Q1 बटे में हो जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू Q2 बटे में R2 स्क्वायर हो जाएगा। 1/4πε0 दोनों कट गया। Q1 का मान आप देखेंगे यहाँ से ही तो आपको मिलेगा 20/3 गुणे 10 के पावर माइनस 19। R1 स्क्वायर है, R1 का मान दिया है x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ Q2 का मान आप केवल परिमाण लेंगे 10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे में यहाँ पर दूरी आपको लेना है, दूसरा वाला यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है x प्लस 0.04 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 10 के पावर माइनस 19 ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद में आप 10 से 20 को काटिए, 10 दूना 20, यहाँ 2/3 बचा। एक्स स्क्वायर का गुणा यहीं 3 में हो जाएगा, मिलेगा आपको 2/3 एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ ऊपर 1 बचेगा केवल। ऐसा ना हो कि आप काट करके 0 कर दें और 0 बटे में लिखेंगे कुल 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। चलिए, इसका वर्ग निकालेंगे, वह वर्गमूल। ये जो आपका 2 है √2 हो जाएगा, 3 है √3 हो जाएगा। यहाँ x इस पूरे का वर्ग करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे वर्ग करके, यही ये वाला पूरा मान मिल जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/में x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। स्क्वायर घातों की तुलना करने से खत्म, सीधे आपको मिलेगा √2 में √3x बराबर 1 में x प्लस 0.4। चलिए, √2 का मान रखिए 1.414 होता है। √3 का मान 1.732 बराबर हो जाएगा 1 में x प्लस 0.04। चलिए, तो ये गुणा करवाइए, इसका गुणा x में कराएंगे तो इतना x मिलेगा 1.414 x प्लस इसका इसमें आप करवा दीजिए। तो पहले आपको गुणा बताए हैं कि जब भी दशमलव हो केवल अंक का आप गुणा कराइए, संख्याओं का। 4 का 4 में 14 चौके 56, 14 चौके 56, तो आएगा यहाँ भी 56, यहाँ भी 56। तो आप इसका गुणा ऊपर नीचे करके भी करा सकते हैं, हालांकि हमने 4 का इसमें करा दिया, इतना मिल गया। 2 अंक यहाँ का, 3 अंक यहाँ का, 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। तो 4 है, 1 बढ़ाइए 0, 5 और दशमलव लगा के 0 कर दीजिए और बराबर यहाँ मिलेगा 1.732। अब ये जो आपका मान है प्लस में, इसको पक्षांतर करिए, मिलेगा 1 दशमलव हो जाएगा 414। x बराबर 1.732 और माइनस यहाँ मिलेगा 0.05656। चलिए, इसको आपको घटा के यहाँ बता दे रहे हैं 1.732, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 5 अंक है, यहाँ भी 5 अंक करिए, 2 0 बढ़ा करके 0.05656 घटाइए। 10 में से यहाँ पर घटाएंगे आप 6 तो बचेगा यहाँ पर 4। इसके बाद में यहाँ बचा है आपका 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। 11, 11 में से 6 गया, 5 बच गया। यहाँ 2 है, 12, 12 में से 5 गया 7। यहाँ 6, 6 में से 0 गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 1। चलिए, आपको कितना मिल गया यहाँ से? चलिए, क्या स्थिति सही है एक बार रिवर्स चेक कर लेंगे। √2 हो गया, मान रख दिए 1.414। √3 का भी मान रख दिए 1.732। अब इसका गुणा इसमें कराना था तो इसका x में हुआ, इतना x मिल गया।
फिर इसका इसमें कराएंगे, 4 चौके 16, 4 एकन्नम 4 1 5, 4 चौके 16, 4 एकन्नम 4 1 5, 2 अंक यहाँ का और 3 अंक यहाँ, 5 अंक पे दशमलव लग गया, बराबर इसका कराएंगे 1.732। अब इसके बाद में हमने क्या किया था, प्लस यहाँ दिया है, इसको पक्षांतर कर लिया, तो पक्षांतर किए तो इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पर हमने घटाने का भी आपको तरीका बता दिया। 1.732 डबल जीरो बढ़ा दिए 0.05, ये तो इसको लिख दिए। हासिल यहाँ से जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 11 में से 6 गया 5, यहाँ 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 6 बचा, 1 बचा। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर मिलेगा 1.414x बराबर, आप इसको जब घटाएंगे तो मिला है 1.67544। चलिए x बराबर आएगा 1.67544 बटे में आएगा 1.414। अब आप इसका भाग आराम से दीजिएगा, हमने भाग दे करके चेक किया था तो इसका उत्तर मिल रहा था 0.178 मीटर, और यही इसका जो है आंसर होगा। हमने इसको पहले से भाग दिया हुआ था, इसीलिए हमको याद था ये चीज़। चलिए आप भाग दे करके जबकि चेक कर लीजिएगा। तो आपके लिए ये आपके 10 क्वेश्चन आज करवाए गए हैं आज की क्लास में। वैसे क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। यदि आपको कहीं भी किसी प्रश्न में समस्या होगी आप कमेंट के रूप में भी बताएं, प्लस यदि जिनको भी न्यूमेरिकल अभी भी इतना इजी तरीके से बताने पर भी नहीं आ पा रहा है तो वे जरूर कमेंट के रूप में करें। उनके लिए उन सभी के लिए एक अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका ही बताया जाएगा। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में भी बना लीजिएगा और समय समय पर आप रिवीजन भी करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।